सो हेलो स्टूडेंट्स, आई एम देवगर्ग और आज आप हमारे साथ करने वाले हैं क्विक रिकैप। किसका? फॉर्मूलों का, फिजिक्स के फॉर्मूलोज का आज हम क्विक रिकैप करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जैसा कि आप सबने सुना है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स हाउ मच चार्ज। अब क्वांटाइजेशन मीन्स उसको किसी भी तरह से नंबर्स में ले आना। ठीक है, तो नंबर्स में लाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है? एक यूनिट माननी पड़ती है जिससे कंपैरिजन करते हैं। अब यहाँ पे यूनिट हमारे पास क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कम तो चार्ज हो ही नहीं सकता, इस वजह से हम 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को यहाँ पे यूनिट मान लेते हैं। और फिर जब हम उसको n से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो ये था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसकी यूनिट क्या होती है? Q यहाँ पे चार्ज का सिंबल है, Ne मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस का मतलब या तो पॉजिटिव होगा जो प्रोटॉन्स में होता है या तो नेगेटिव होगा जो इलेक्ट्रॉन्स में होता है। और यूनिट क्या है? कूलम। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कूलम्स फोर्स। अब ये फोर्स के ऊपर दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ मानती है। इन्वर्स स्क्वायर लॉ मतलब इन्वर्स मीन्स डिनोमिनेटर में और स्क्वायर लॉ मीन्स स्क्वायर चढ़ेगा। अब यहाँ पे दूसरा किससे कंपेयर करते हैं इसको? ग्रेविटेशन फोर्स से। क्यों करते हैं? वहाँ पे F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 बाय आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे होता है फोर्स इज इक्वल्स टू K q1 q2 बाय आर स्क्वायर। ये फोर्स है दो चार्ज के बीच में, और ये K हमारे पास क्या है? K कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू मेरे पास होती है 9 इंटू 10⁻⁹। ये मेरी K की वैल्यू है। ओके, इस वाले फॉर्मूले में आगे चले। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला, अच्छा हाँ, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, जैसे सबको पता ही है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है वेक्टर फॉर्म में। इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? ऊपर क्या है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड से वेक्टर बनाते के साथ इसके अंदर डायरेक्शन डालनी है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये डायरेक्शन है। अब इसको कैसे डाला? नीचे क्यूब कर दिया, ऊपर एक बार मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई डिवाइड सेम चीज़। और यहाँ पे अब क्या करा? ये होती है डायरेक्शन बेसिकली। ये वेक्टर से मल्टीप्लाई किया था, नीचे मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया था। और अब सबको पता है कि किसी भी वेक्टर का डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड अगर मैं कर दूं तो वो आता है आर कैप। अब ये आर कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या देता है? सिर्फ डायरेक्शंस होती हैं इसमें। मैग्नीट्यूड क्या होता है इसका? 1। तो सिर्फ डायरेक्शंस बचेंगी। तो जब सिर्फ डायरेक्शंस की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या हो गया? ये यूनिट वेक्टर ये सिर्फ डायरेक्शंस देगा, तो फॉर्मूला एज इट इज़ रह जाएगा, सिर्फ डायरेक्शंस आ गई। इसके बाद हम चलते हैं अब नेक्स्ट फॉर्मूले पे। अगला फॉर्मूला है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। अब ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये चीज़ ये होता है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। अब इसको निकालने का तरीका, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब कि देखो भाई, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, जो भी है हमारे पास, उन सब के अंदर कुछ परमिटिविटी होती है कि वो कितनी इलेक्ट्रॉन फील्ड को अपने अंदर से पास होने देंगे। तो जितना पास होने देंगे उतनी फोर्स में इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वैक्यूम में तो 100% पास होता है, और मतलब वैक्यूम में क्या होता है? कम पास होता है। मैग्नेटिक और किसी भी उसमें डाल दूंगा मैं, अगर मैं कंडक्टर में डाल दूंगा तो ज़्यादा पास होगा। तो जो भी यहाँ पे हमारे पास रिलेशन रहता है उसको लिख देते हैं। अब जैसे हमने फॉर्मूले में देखा था कि F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 और नीचे आर स्क्वायर होता है। या फिर इसको मैं लिखता हूँ, एक सेकेंड, ये है। इस फॉर्मूले में जो K की वैल्यू होती है वो होती है 1/4πε0। अब ये 1/4πε0, ये एप्सिलॉन, ये परमिटिविटी है। नॉट मीन्स इन वैक्यूम। तो ये परमिटिविटी इन वैक्यूम फोर्स के साथ कैसे है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। अब जब एप्सिलॉन के साथ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है तो FO ऊपर तो EO नीचे,
FM नीचे तो EM ऊपर, ये रिलेशन आ गया। ये है हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी। इसी का दूसरा नाम हमारे पास होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको इससे लिखते हैं। और ये यूनिटलेस क्वांटिटी है भाई। सेम क्वांटिटी जब एक के ऊपर एक रखी जाए, फॉर एग्जांपल रिलेटिव डेंसिटी, तो वो क्या हो जाती हैं, यूनिटलेस। अब ये यूनिटलेस हमें याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि हमारा जो चैप्टर था 11th क्लास में, उसमें यूनिट्स एंड डायमेंशंस के ऊपर बहुत जोर दिया है। तो तुम्हारे टीचर्स भी हो सकता है बहुत ज़्यादा जोर दें, तो उसको थोड़ा देख लेना। इसके बाद हमारे पास आता है मिनिमम परमिटिविटी। क्या होती है भाई मिनिमम परमिटिविटी? जो जब हमारे पास हमेशा वैक्यूम ज़्यादा होगा या बराबर होगा FM से। फोर्स भाई वैक्यूम पे फालतू लगेगी ना, मीडियम तो रोक देगा थोड़ी बहुत फोर्स को। तो ऐसी में क्या होगा, हमेशा मिनिमम परमिटिविटी अलाउड होती है। इसके बाद हमारे पास आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब कि मेरे पास मान लो कोई एक लाइन थी, इसके ऊपर कितना चार्ज अवेलेबल है। अब ये वन डायमेंशनल फिगर है, इसको लिखते हैं लेमडा से। चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी का मतलब Q। अब लीनियर है मतलब वन डायमेंशनल फिगर है, तो डिवाइडेड बाय L, तो ये फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिमिलरली सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या हो जाएगा, 2D फिगर बन जाएगी। 2D फिगर में क्या होता है, लेंथ होता है, एरिया होता है, एरिया होता है, तो Q बाय एरिया। इसको कहते हैं लेमडा। दिस वन इज गामा एंड दिस वन इज रो। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे लिखा ही वॉल्यूम है, तो मतलब 3D फिगर की बात हो रही है। अब जब 3D फिगर की बात हो रही है, जब मैं 3D फिगर की बात करूँगा तो नीचे वॉल्यूम आ जाएगा। यूनिट्स उस हिसाब से चेंज होती रहती हैं। 1D में पर सेंटीमीटर, 2D में सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, और वॉल्यूम में सेंटीमीटर क्यूब। पर है, ये पर की वजह से यहाँ माइनस साइन लग गया, तो ये आप समझ ही सकते हो, क्योंकि माइनस तो लगेगा ही ना, अपॉन में लिखना होता है, तो अपॉन वाली चीज़ों को ऊपर लेके आते हैं। नेक्स्ट करते हैं। अब हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज किसी तरह बिहेव करता है, स्फेयर की तरह। अब जब स्फेयर की तरह बात होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में चार्ज। अब फोर्स अपॉन में चार्ज का क्या मतलब हो गया, फोर्स अपॉन में चार्ज के लिए अब यहाँ पे देखो इन्होंने ये क्या लिखा है, लिमिट Q टेंड्स टू 0। अब ये क्या मतलब हुआ भाई, मतलब कि हमें किसी चार्ज की ताकत नापनी है, किस चार्ज के पास कितनी ताकत है। दिस इज ताकत, दिस इज उसकी स्ट्रेंथ, ताकत उसकी। तो हमें ये नापना है, तो हमें उसके पास एक बहुत छोटा चार्ज ले जाना पड़ेगा, जिसको हम यूनिट मानेंगे। जब हमने इसको यूनिट माना तो ये बहुत छोटा हो गया कि भाई ना के बराबर है, तभी तो पूरी स्ट्रेंथ देखेगा। अगर आपने किसी ताकतवर बंदे के साथ कोई दूसरा ताकतवर बंदा ले गए, तो फिर उसकी स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी, वो तो दोनों बराबर की टक्कर के हो जाएंगे। तो आपको किसी ऐसे बंदे को सामने ले जाना पड़ेगा ना, जिसकी स्ट्रेंथ उससे बहुत कम हो, तभी तो आपको पता चलेगा कि वो बंदा इससे कितना ताकतवर है। तो अब क्या करोगे आप, फोर्स वाले फॉर्मूले में Q0 से डिवाइड मार दो। अभी Q0 क्या है, उसमें तो भाई Q1 Q2 था, Q0 कहाँ से आ गया। तो Q0 कुछ नहीं है, उन दोनों में से कोई भी एक चार्ज, क्योंकि दूसरा तो कोई चार्ज है ही नहीं ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q2। इसको सेकेंड चार्ज मान लेते हैं, तो Q2 से Q2 कट जाएगा, तो E का फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, E इज इक्वल्स टू K Q1 बाय आर स्क्वायर। ठीक है। अब ये उसकी स्ट्रेंथ है, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेक्स्ट उस पे आते हैं केस पे। तो हमारे पास अगला फॉर्मूला है कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कंपोनेंट क्या होता है भाई, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे तीनों एक्सेस में है, तो मींस जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी उसमें एक एक्स कैप, एक वाई कैप, एक जेड कैप। अब एक्स कैप क्यों लिखा, एक्स वेक्टर क्यों नहीं लिखा, आई वेक्टर क्यों नहीं लिखा भाई, क्योंकि एक्स कैप मैंने अभी बताया था, किसी भी चीज़ के ऊपर कैप आ गई मतलब यूनिट वेक्टर। ये एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर हो गया, ये वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर है,
एंड दिस इज जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर। तो ई एक्स इज इक्वल्स टू जो भी हमारे पास टर्म थी इनटू एक्स वेक्टर मतलब एक्स कैप, और ई वाई मेरे पास हो जाएगा वाई कैप, ई जेड हो जाएगा जेड कैप। बाकी पूरा फॉर्मूला सेम रहता है तीनों के लिए। इसके बाद मेरे पास आता है टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस टॉर्क का फॉर्मूला होता है पीई, क्रॉस प्रोडक्ट है, याद रखना क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है साइन थीटा, और टॉर्क वो फोर्स होती है जिससे भी कोई भी ऑब्जेक्ट भाई रोटेशन मोशन में आ जाए। अब इसकी यूनिट क्या होती है न्यूटन मीटर। अब ये होता कैसे है मैं दिखाता हूँ। ये मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ठीक है, और ये मेरे पास एक कोई चार्ज है, कोई डाइपोल, ठीक है। अब डाइपोल है तो क्या हो गया, डाइपोल है तो भाई एक तरफ क्या होना चाहिए प्लस क्यू, दूसरी तरफ क्या होना चाहिए माइनस क्यू, ठीक है। और ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहाँ जा रही हैं, यहाँ जा रही हैं, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब हमने पढ़ा था कि प्लस क्यू को कहाँ फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, भाई जहाँ पे फील्ड जा रहा होता है प्लस क्यू के तो वहीं फोर्स लगेगा ना, क्योंकि फील्ड कहाँ से जाता है प्लस से माइनस की तरफ जाता है, तो प्लस को तो अपने से रिपल्शन का ही फोर्स लगेगा प्लस की तरफ से। और क्यू को कहाँ फोर्स लगता है, ये फोर्स है, और क्यू को कहाँ फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये क्या हो गया दो इक्वल फोर्सेस बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये क्या बन जाएगी टॉर्क। और टॉर्क में हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, पूरे इसकी आपके पास एक डेरिवेशन होती है, उस पूरी डेरिवेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आता है पी ई साइन थीटा, टाउ इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। ये क्या है मैग्नीट्यूड वाली फॉर्म, और ये क्या है क्रॉस प्रोडक्ट वाली फॉर्म, ठीक है भाई। नेक्स्ट वन, अगला फॉर्मूला हमारे पास है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जैसे हमारे पास डाइपोल मूवमेंट होती है, डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू क्यू डॉट टू ए। डाइपोल मूवमेंट हमारे पास डॉट नहीं एक्चुअली क्रॉस होता है, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट हमारे पास एक वेक्टर है, Q स्केलर है, लेकिन 2a क्या है डायरेक्शन ऑफ डाइपोल दैट इज वेक्टर। तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या आता है वेक्टर। और जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो जनरल हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं P इज इक्वल्स टू क्यू ए, क्यू इंटू टू है मतलब, बस काम ख़त्म। अब Q है तो चार्ज है, चार्ज से क्या हो गया कुलम, और A क्या है लेंथ, लेंथ मीन्स मीटर, ऐसा ही होगी मतलब कुलम्बिक मीटर, बात ख़त्म। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अगला फॉर्मूला, अगला है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, डाइपोल है तो भाई डाइपोल मोमेंट का तो काम लेंगे ही, तो ये डाइपोल मोमेंट हो गया, बीच में डॉट प्रोडक्ट हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड उठा लेंगे, और निकालना क्या था यू, यू क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम क्या लिखेंगे भाई पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल्स टू डाइपोल मोमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड E, बात खत्म। डॉट प्रोडक्ट है तो जब इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे होंगे तो माइनस पी ई कॉस थीटा, और ये हमारे पास यूनिट हो जाती है इसकी जूल। कोई भी एनर्जी हो, एनर्जी की ऐसे क्या है जूल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ, एक्सियल लाइन कौन सी होती है भाई, एक्सियल लाइन होती है जो मान लो मेरे पास एक कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, तो इसकी एक्सिस कौन सी होगी, इसकी एक्सिस होगी ये वाली डॉट डॉट डॉट, ये इसकी एक्सिस चलेगी, इसी एक्सिस के अबाउट तो है ये, तो ये क्या हो जाएगा एक्सियल लाइन, और ये दूसरी लाइन देख लो ये 90 डिग्री पे है, ये इक्वेटोरियल लाइन है। तो अब इसके देखते हैं क्या बता रहा था मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखो एक तरफ क्या होगा
प्लस क्यू, एक तरफ क्या होगा माइनस क्यू। ये दोनों इमेजिनरी हैं, ये भी और ये भी है हमारे पास क्या, सिर्फ एक डाइपोल। तो जब हम इस पॉइंट पे निकालना चाहेंगे तो वो इक्वेटोरियल एक्सिस पे कहलाएगा, और जब हम इस पॉइंट पे निकालना चाहेंगे तो वो एक्सियल लाइन पे कहलाएगा। इस पे निकालूं, इस पे निकालूं, या फिर इस पे निकालूं, कहीं पे भी मैं निकालूं तो वो एक्सियल पे कहलाएगा। अब एक्सियल पे निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/4πε0, जो किसके बराबर है, के बराबर है 2pr। p तो आना ही आना है, क्यों भाई, क्योंकि ये डाइपोल है। pr, r क्या है, डिस्टेंस। मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया a, तो इसके सेंटर से जो a तक का डिस्टेंस था वो है r, समझ रहे हो, तो ये r है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, पी आर क्या था, सेपरेशन था, और 4πε0 k था, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, मतलब डाइपोल की जो लेंथ होती है। मान लो ये कोई डाइपोल है, तो इसकी जो लेंथ हम 2a मानते हैं। इस 2a लेंथ का जो आधा हिस्सा होता है उसको a कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको दो पूरे डाइपोल की लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर दे दी गई है, तो अगर आपको 10 सेंटीमीटर दी गई है तो आप क्या करेंगे, अब इसका 2a इज इक्वल्स टू 10, a कितना हो जाएगा 10/2, दैट इज इक्वल्स टू 5। तो आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन, अगला फॉर्मूला है इक्वेटोरियल लाइन का। अब भाई ये इक्वेटोरियल लाइन कौन सी थी, वो लाइन जो परपेंडिकुलर थी 90 डिग्री पे। तो जो 90 डिग्री वाली लाइन है, अगर उस पर मैं कभी भी फॉर्मूला निकालूंगा तो दैट इज इक्वल्स टू दिस टर्म, दिस। अब भाई ये क्या आ गया, 1/4πε0, तो फिर से k हो जाएगा, ठीक है, ये जो 1/4πε0 है। दूसरा q इंटू 2a, ये क्या होता है भाई, p होता है, और ये क्या है, रिलेशन बिटवीन लेंथ। r क्या होता है भाई, अभी बताया था, सेपरेशन ऑफ सेंटर ऑफ द डाइपोल टू द पॉइंट गिवन, एंड a इज द हाफ लेंथ ऑफ द डाइपोल। ओके, तो अब मेरे पास इसके बाद जब हमारा ये जो a है ये बहुत छोटा होता है r से, मतलब कि अगर मेरे डाइपोल की लेंथ 1 सेंटीमीटर है एंड मैं निकाल रहा हूँ 1 किलोमीटर पे, तो ये बहुत छोटा हो गया इसके मुकाबले। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको नेगलेक्ट कर दूंगा। जब मैं इसको नेगलेक्ट कर दूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास। ये होता है फाइनल फॉर्मूला जो हम मैक्सिमम जगह जगह यूज़ करते हैं। अगर कहीं पे इतना बड़ा डिफरेंस ना दिख रहा हो तो आपको हमेशा ये फॉर्मूला लगाना है, ओके, या टीचर ने कभी मेंशन कर दिया हो तो। अगर ये कंडीशन मिल जाती है तो फॉर्मूला बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है, सिंपल ये फॉर्मूला बन जाता है। ओके गाइज, नेक्स्ट वन, अगला है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। अब भाई ग्रेडियंट क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, किसी भी चीज़ को अगर लेंथ से डिवाइड कर दिया जाए तो वो ग्रेडियंट बन जाता है। किसी भी चीज़ को अगर टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो वो रेट बन जाता है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा था, ग्रेडियंट किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाना है किसके ग्रेडियंट के जैसे, पोटेंशियल के ग्रेडियंट के जैसे। तो जब पोटेंशियल का ग्रेडियंट निकालना मीन्स पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ, डी आर क्या है, लेंथ है, डी वी क्या है, पोटेंशियल है। ये आ गई ये माइनस का साइन। माइनस क्यों भाई, क्योंकि हम सबको पता है कि पोटेंशियल जब हाई होगा और जहाँ पे पोटेंशियल लो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ जाएंगी, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डी वी मीन्स चेंज इन पोटेंशियल, तो भाई चेंज इन पोटेंशियल तो नेगेटिव आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे नेगेटिव का साइन बाय कन्वेंशन ले लिया। ओके भैया, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ई डॉट डी आर इज इक्वल्स टू डी वी, भाई उसको उधर ले आया मल्टीप्लीकेशन में, तो ये डी वी आ गया। अब सबको पता है पोटेंशियल क्या है, स्केलर है, ई क्या है, वेक्टर, डी आर क्या है, वेक्टर। तो दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट से क्या मिला हमें, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स।
ए एंड बी। अब भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 10th क्लास में किया था, वी ए माइनस वी बी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय क्यू। अब यहाँ माइनस क्यू लगाया भाई, यहाँ माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ये जो टर्म है ये नेगेटिव में आएगी। वी ए हमारे पास लोअर पोटेंशियल होगा और वी बी हमारे पास हायर पोटेंशियल होगा, तभी तो वर्क करना पड़ेगा, अदरवाइज तो वो अपने आप ही नहीं चला जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने एक पानी को रखा हुआ है 10 मीटर की हाइट पे और दूसरी जगह आपने एक पाइप लगा रखा है उसे ज्वाइन करके 1 मीटर हाइट पे, तो वो पानी को आपको भी नीचे भेजना थोड़ी पड़ेगा, वो तो अपने आप चला जाएगा। बट वहीं पे अगर आपको उस 1 मीटर हाइट वाले से 10 मीटर तक पहुंचाना होगा तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क हम कर रहे हैं, इसका मतलब पोटेंशियल इनिशियल क्या है, कम है, और पोटेंशियल फाइनल क्या है, ज़्यादा। तो यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया ताकि कन्वेंशन से सही हो जाए इक्वेशन। इसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। अब पॉइंट पे क्या होता है, W बाई क्यू, सबको पता है W F, फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, F इज इक्वल्स टू के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अभी हमने रिलेशन निकाला, देखो ये वाला, इसका क्या फॉर्मूला था, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर आ गया, इंटू आर आ गया ना, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा एक पॉइंट का, E इंटू आर, ई का फॉर्मूला क्या था, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर, तो आर स्क्वायर से आर कट गया, तो ये बचेगा पोटेंशियल इज इक्वल्स टू दिस वन इज के क्यू बाय आर। दूसरा तरीका W बाय क्यू, जो भी आपको आसान लगे, क्वेश्चन में जिससे सॉल्व होता हो वो वाला हम याद कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है अब